गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। चलिए देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सोल्यूशन का ये अंतिम पार्ट है। यहाँ से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला चैप्टर शुरू होगा, ठीक है ना। इससे पहले के सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं क्रम से, जिसमें कि इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स पड़े हुए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज देखते हैं हेनरी नियम। हेनरी नियम क्या है कि हेनरी ने सर्वप्रथम गैस की विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया। सर्वप्रथम गैस की विलेयता, यानी गैस की विलेयता का मतलब होता है किसी गैस को अगर हम विलेय करना चाहें, किसी गैस को अगर हम घोलना चाहें, तो गैस के घोलने के लिए जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे, गैस उतनी ही ज्यादा मात्रा में विलेय होगी। यानी दाब बढ़ाएंगे, विलेयता बढ़ेगी, दाब घटाएंगे, विलेयता घटेगी, ठीक है ना। गैस को किसी द्रव में विलेय करने के लिए दो कंडीशन होती हैं, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन है कि उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए, उसका टेम्परेचर यानी ताप कम कर दिया जाए, तो ताप गैस ठंडी होकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और नंबर 2 पर होता है कि गैस पर लगाया गया दाब बढ़ा दिया जाए। अगर गैस पर दाब बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर गैस की विलेयता तथा दाब के मध्य, यानी विलेयता कितनी है, दाब बढ़ाने पर विलेयता घटेगी या बढ़ेगी, इसके मध्य मात्रात्मक संबंध जो है हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कॉमा स्थिर ताप पर टेम्परेचर को क्या कर दिया गया, स्थिर, ना तो घटेगा और ना बढ़ेगा। स्थिर ताप पर विलायक के प्रति एकांक आयतन में, विलायक के प्रति एकांक आयतन मतलब एकांक आयतन से मतलब एक निश्चित आयतन, 1 ml, 1 लीटर, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो स्थिर ताप पर विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुली गैस की मात्रा विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है ना। गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब ये हुआ, देखिए साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया का अग्रवेग और पश्च वेग, जैसे मानो कि A से B बना और B से A बन जाए, तो ये कंडीशन हमारी साम्यावस्था कहलाती है। ये आपने क्लास 11 रासायनिक चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्थिर ताप पर विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुली गैस की मात्रा विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। माना किसी गैस का आंशिक दाब P समान, देखो एक चीज और देखें कि गैस के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, विलेयता माने गैस की घुलने की क्षमता बढ़ेगी, और दाब घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। माना किसी गैस का आंशिक दाब P है, उस विलयन में गैस के मोल अंश माने मात्रा को हम x से प्रेजेंट कर रहे हैं, x के समानुपाती है, तो P समानुपाते x, क्योंकि उसने क्या कहा कि गैस की मात्रा विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो ये दोनों P समानुपाते x, समानुपाते का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक, एक स्थिरांक या कांस्टेंट जोड़ेंगे, जिसे P बराबर KH इंटू x हो गया। जहां KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। जहां पर KH क्या है, ये हेनरी स्थिरांक है। ये हमारा हुआ हेनरी का नियम। आप एग्जाम में ये ब्लैक वाली लाइन ही लिख देंगे तो भी पर्याप्त होगा। क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुली गैस की मात्रा विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। आई बात में। चलिए आप देखते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग, यानी हेनरी नियम का हम कहाँ पर उपयोग होता है, कहाँ पर उपयोग नहीं होता है, और इसका हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1 है सोडा जल एवं शीतल पेय। सोडा जल आपको मार्केट में मिल जाता है, आप देखते हैं ना, ठेले वाला लेके आता है 5 रुपए में, बढ़िया सी एक से कोल्ड ड्रिंक पिला देता है, 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक। तो सोडा जल एवं शीतल पेयों में, शीतल पेय मतलब आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, थम्स अप, माजा, ठीक है ना, हाँ, मिरिंडा, 7 अप, जो कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है। तो सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने में,
उसमें CO2 घुली होती है। आप कैसे देखेंगे, आप जब बोतल को घोलते हैं, ठंडी बोतल को खोलते हैं, तो आप देखेंगे कि बोतल से बुलबुले टाइप में निकलते हैं, है ना। वो बुलबुले काय के होते हैं, CO2 गैस के होते हैं। किसके होते हैं, CO2। और ये गैस घुलती कैसे है, दाब लगाकर। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो ये द्रव में CO2 की मात्रा घुल जाती है। यहाँ पर हेनरी का नियम प्रयोग होता है कि सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने में। नंबर 2, गहरे समुद्र में श्वास लेते समय गोताखोर हेनरी नियम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए, जब गोताखोर गहराई पर जाएगा तो गहराई पर जाने पर क्या होता है, गोताखोर के ऊपर जितनी गहराई पर जाएगा जल की मात्रा बढ़ती जाएगी, जल की ऊंचाई बढ़ती जाएगी और उस पर जल का दाब बढ़ता जाएगा। तो दाब बढ़ेगा तो उस दाब से बचने के लिए श्वास लेते समय गोताखोर हेनरी नियम के प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें श्वास लेने में कठिनाई नहीं होती। नंबर 3 है, फेफड़ों से रक्त में CO2 एवं O2 का आदान प्रदान हेनरी नियमानुसार होता है। फेफड़ों से रक्त में हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर से CO2 छोड़ते हैं, जो कि हमारे ब्लड में घुली होती है। तो CO2 को बाहर निकालना और O2 को ब्लड में मिलाना, ये भी हेनरी नियम के अनुसार ही होता है। क्योंकि बाहर का वायुदाब जब बढ़ जाता है तो ब्लड में O2 मिल जाती है, और जब अंदर का वायुदाब घट जाता है तो CO2 बाहर आ जाती है। अर्थात फेफड़ों से रक्त में CO2 एवं O2 का आदान प्रदान हेनरी नियम के अनुसार ही होता है। अगला प्रश्न में चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा हेनरी नियम और उसके अनुप्रयोग। अब आगे देखिए हेनरी नियम की सीमाएं। नंबर 1 है, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। हेनरी नियम में दाब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, कम मात्रा में, मतलब दाब अधिक हो लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में ना हो कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए, वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। नंबर 2, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप कम हो लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं, 0 या माइनस में नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। ऐसी गैस ना हो कि वो तुरंत जाकर के घुल जाए, ऐसी गैस ना हो। जैसे अमोनिया को द्रव में विलय किया जाए तो वो तुरंत घुल जाती है, वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो कह रहे गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। नंबर 4 है, गैस की आणविक अवस्था अपरिवर्तित होनी चाहिए। यानी गैस द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में जिस रूप में एक अवस्था में उसी रूप में दूसरे में होना चाहिए, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। अगली हेडिंग आती है अतिपराशरी विलयन। दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में, यानी ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब भिन्न भिन्न, तो दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में जिस विलयन का, अब मान लीजिए कि एक विलयन का परासरण दाब 5 वायुमंडल है और दूसरे का 3 वायुमंडल है, ठीक है ना। ये एक विलयन हो गया, ये 2, एक विलयन और ये दूसरा, ठीक है, ये दूसरा विलयन हो गया। तो कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब उच्च होगा यानी अधिक होगा, वह अति पराशरी विलयन कहलाता है। अब जैसे माना कि दो विलयन है जिसमें एक का 5 वायुमंडल दूसरे का 3 वायुमंडल, तो इस विलयन का परासरण दाब ज्यादा है, तो ये विलयन अति पराशरी विलयन कहलाएगा। अगली हेडिंग है अल्प पराशरी विलयन। दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम, दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा वह अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। जैसे ये दो विलयन थे जिसमें एक का 5 वायुमंडल एक का 3 वायुमंडल, तो ये वाला हमारा परासरण दाब कम है, तो इस विलयन को हम अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अब असल में पहचाने कैसे बिना प्रयोग के, तो जो सांद्र विलयन होगा उसका परासरण दाब अधिक होता है, जो विलयन तनु होता है उसका परासरण दाब कम। जैसे चाशनी और शरबत की बात करें तो चाशनी का परासरण दाब अधिक होगा और शरबत का परासरण दाब कम होगा। अगली हेडिंग है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान, यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक आता है, कोई भी पदार्थ हो जिसका मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम आए या सामान्य से ज्यादा आता है, तो इस प्राप्त मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक आता है
तो इस मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों, आप लोगों से मैं कहूंगा कि इस तरह से आपका ये जो चैप्टर 2 सॉल्यूशन है ये फिनिश हो जाता है। इसमें से हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको अगले वीडियो में करवा दिए हैं। ये छोटा सा टॉपिक रह गया था जो मैंने आज करवा दिया। इसको आप लर्न कर लीजिए, तैयार कर लें। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो मैंने चूंकि हर परिभाषा को दोहराया है, 2 बार किया है, इसलिए वो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस अगले उसमें आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। और अगले वीडियोस में मैं आपको अगला चैप्टर 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।